हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो एनसीईआरटी सीरीज़ आप जैसा कि जानते हैं, हमारा भी एनसीईआरटी सीरीज़ चल रहा है और ज्योग्राफी और हिस्ट्री हम साथ में लेके चल रहे हैं। तो हिस्ट्री में हमारा क्लास 6 का लगभग 7 चैप्टर हो चुका है और सिमिलरली आपका क्लास 6 का 5 चैप्टर आज हमारा होने वाला है ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी की क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि आज का जो चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे क्लास 6 में। तो यहाँ पे देखिए, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को आज हम देखेंगे। लाइन बाय लाइन आपको एक एक चीज़ें समझाई जाएंगी और बहुत ही आसानी से आप पूरा जो एनसीईआरटी इसको कवर कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। तो बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। 6 से लेकर 12 क्लास तक आपका कंप्लीट कराया जाएगा क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका एनसीईआरटी बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरी पीडीएफ आपको दिख रही है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप जाके वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती चलूँगी, उसी हिसाब से आपको जो है नोट्स बनाना है। तो अभी आपको कुछ भी लिखना नहीं है, बस सिंपल जो भी मैं बातें आपको बता रही हूँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ सुनना है। और जब आप अभी सुनते हैं तो लगभग आप जो है 30% जो है आपका दिमाग में बहुत अच्छे से घर कर जाएगा। बहुत अच्छे से 30 से 40% आपका दिमाग में अभी ही अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको रात के टाइम पे ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, उसकी नोट्स आपको बना लेनी है। ठीक है, जब आप दूसरी बार नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में 60% लगभग फिट हो जाएगा। आपके दिमाग में 60 से 70% समझ में आ रहा है। अब आपको रेगुलरली 2 दिन में चाहे वीकली भी उसको अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना है, अपने नोट्स को अच्छे से रिवीजन कर लेना है। फिर आप सोचिए कि एनसीईआरटी से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ना, वो बेस्ट है। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप आज एक क्लास को अच्छे से लेके देखिए ईमानदारी से। तो आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए अपने प्रति, क्योंकि आप अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए। और जो भी व्यक्ति यहाँ पे देख रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रहा है, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। तो एटलीस्ट एक लाइक और एक शेयर तो आप कर ही सकते हैं। और देखिए, जितने भी लोग नए हैं चैनल पे उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। और एक भी चैप्टर जो है आपको स्किप नहीं करना है। देखिए, कोई चैप्टर ऐसा होता है जहाँ पे ज़्यादा कुछ नॉलेजेबल नहीं लगता है, लेकिन फिर हम उसको स्किप कर जाते हैं। लेकिन स्किप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे शब्दावली आपकी जो है वो समझ में नहीं आएगा फिर, क्योंकि हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड होता है। इसीलिए आपको समझने के लिए ये देखना इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, काफ़ी समय हो गया। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। अभी हम ग्रह पृथ्वी के बारे में पढ़े थे, तो उसके ही बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अब आगे देखते हैं। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवित जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है? हमारा भूमि, जल और हवा। ये पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी पर क्या मौजूद है? भूमि, जल, हवा मौजूद है। इसी वजह से जीवन संभव हो पाया है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वो घटक कौन से हैं उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। बहुत अच्छे से आपको एक एक बात समझ में आएगी, बस शांति से आपको देखते चलना है। कहानी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल। भूमंडल समझ में आ गया किसे कहते हैं? जो ठोस भाग होता है, जो सॉलिड पार्ट होता है पृथ्वी का, जिस पर हम रहते हैं, उसको हम भूमंडल कहते हैं। सिंपल सा है। ठीक है, इसे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर ऑलरेडी इतना दिमाग है, आप टीचर वाला जॉब करने जा रहे हैं तो आपके अंदर इतना दिमाग है कि आप इसको समझ जाएंगे बहुत आसानी से। बस आपको चर्चा करना इंपॉर्टेंट होता है। आप खुद भी पढ़े होंगे कि डिस्कशन से जो है बेहतर पढ़ाई लर्निंग निकल के सामने आती है। तो मैं आपके साथ बस चर्चा कर रही हूँ, बस इसको आपको सुनते जाना है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको आप बाद में नोट कर लीजिएगा आसानी से। मैंने आपके यहाँ पे हाईलाइट भी करके रखा हुआ है। अब देखिए, गैस की जो परतें होती, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर घेरती है वो वायुमंडल कहलाती है। अब क्या है, तो ये ध्यान से समझ लीजिए। गैस की जो परत है, यानी हर तरफ कोई ना कोई गैस है, ऑक्सीजन है। ठीक है, आपको कितने कितने परसेंट क्या क्या है वो भी आपको मिलेगा अभी। तो बस शांति से आपको देखते चलना। लास्ट में आपको जो है ना क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इसमें, उसको भी आपको ज़रूर जो है
करना चाहिए, आंसर क्लिक करनी, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इसके क्या आंसर होंगे। जो MCQ वाले पार्ट है उसको आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। तो हम वायुमंडल, ये अभी तो बहुत सिंपल सा बात यहाँ पे सामने आया है कि गैस की परतें होती चारों तरफ, तो हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का सॉलिड भाग है उसे हम भूमंडल कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर, आपको पता है कि ब्लू प्लैनेट हम इसे कहते हैं पृथ्वी को, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आपको एक एक शब्दावली समझ में आएगी, ठीक है। इसलिए आपको NCERT पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो कई बार समझ में ही नहीं आती कि क्या बोला, इसका मतलब क्या है। तो आपको वही मैं समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ। जलमंडल समझ में आ गया, भूमंडल समझ में आ गया, वायुमंडल भी समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए आगे देखते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित है। जलमंडल के अंदर क्या आता है, सब कुछ आ जाता है, जैसे कि सॉलिड फॉर्म यानी कि बर्फ भी आ जाता है, लिक्विड फॉर्म यानी कि पानी भी आ जाता है, और गैस फॉर्म यानी कि जलवाष्प भी आ जाता है, ठीक है। ये तीनों आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस आप पढ़ते आए हैं। आगे देखिए। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं। तो जीव मंडल में क्या आता है, तो ध्यान रखिएगा, जीव मंडल अलग है, जल मंडल अलग है, ठीक है। तो जहाँ पे आपका भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल ये तीनों ही समाहित होते हैं, वहाँ पे आपका क्या होता है, जीव मंडल कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे, जहाँ पे सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो शब्द हैं उसके अर्थ यहाँ पे बताए गए हैं, कई बार पूछा जाता है। लिथास का जो है अर्थ पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो देखिए ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक में हमने सिंपल छोटा छोटा कॉन्सेप्ट देखा, वो क्या था आपका, तो हमने देखा यहाँ पे भूमंडल किसे कहते हैं, जहाँ पे पृथ्वी का ठोस भाग जहाँ पे हम रहते हैं उसे हम भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो चारों तरफ बिछी हुई हैं पृथ्वी पे चारों ओर घेरी हुई हैं, वो आपका वायुमंडल है। और जलमंडल जहाँ पे पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में आपका जल पाया जाता है, वो आपका जलमंडल कहलाता है। और ये तीनों जहाँ पे संभव हो पाते हैं, जहाँ पे ये तीनों जो है मिलते हैं, वो आपका जीवमंडल कहलाता है। इतनी बातें क्लियर हैं। देखिए आप ये सब पढ़ चुके हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत इन सभी चीज़ों से, क्योंकि बहुत ही आसानी से आपको सभी बातें समझ में आ जाएगी। हम भूमंडल देखते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, ये तो आपको पता ही है। यह भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना हुआ है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो भूपर्पट्टी अभी आप आगे जो है ना, जब आगे क्लास में पढ़ेंगे आप, क्रस्ट क्या होता है, कोर क्या होता है, मेंटल क्या होता है, ठीक है, वो सब अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझेंगे। तो अभी जो बातें यहाँ पे कही गई हैं सिर्फ हम उसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यह भूपर्पट्टी जो है चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परत, ठीक है, पतली परत की बात की जाए तो भूपर्पट्टी की बात की जा रही है, क्रस्ट की बात की जा रही है। ये सभी कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा है पहले, तो बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ रहा होगा। आगे चलेंगे, जो नहीं पढ़े हैं ना उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बस आपको ध्यान से सुनते जाना है। तो भूमंडल में सबसे पहले हमने देखा कि जो ऊपर में जो चट्टानें और मिट्टी की पतली परत होती है, भूपर्पट्टी की होती है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। मिनरल्स वगैरह तो अंदर भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, पोषक तत्व आपके पाए जाते हैं पौधों वगैरह के लिए। अब देखिए आगे। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जानते हैं तथा बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताया गया है। तो ये पृथ्वी की जो सतह है ये दो मुख्य भागों में बांटा गया है। तो स्थलीय भाग जो है वो आपका महाद्वीप है, स्थलीय भाग आपका महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इतनी कॉमन नॉलेज तो आपको होगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितनों को पता है कि कितने महाद्वीप हैं, ठीक है। महाद्वीप के नाम से जाना जाता है स्थलीय भूभाग, और जलाशय की बात करें तो उसे हम महासागरीय बेसिन कहते हैं। ये भी बात आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और विश्व के मानचित्र को अभी नीचे देखेंगे हम। तो क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको हम देखेंगे अभी। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये छोटा सा आपको पॉइंट तो दिख रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बना हुआ है, ठीक है। तो समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। याद रखिए, स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना गया है।
स्थल की ऊंचाई हम कैसे मापते हैं? हम कैसे मापते हैं कि कोई एवरेस्ट कितना ऊंचाई पे है? कैसे मापते हैं? समुद्र तल से मापा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको समझेंगे अच्छे से। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा आप इसको देखिए, यहाँ पे आपका मोबाइल को थोड़ा घुमा लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे किस प्रकार से दिया है देखिए, उत्तर अमेरिका है इस जगह पे आपका, इधर आपका क्या है, दक्षिण अमेरिका है, इधर आपका अफ्रीका है, इधर यूरोप है, इधर एशिया है और इधर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा मैप आपको यहाँ पे दिया गया। ये प्रशांत महासागर और इधर आपका विषुवत वृत्त है, ये आपने पढ़ा हुआ है ग्लोब वाले चैप्टर में। विषुवत वृत्त आपने पढ़ा हुआ है, अक्षांशीय विस्तार में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो ये आपका विषुवत वृत्त है। आप इधर देख रहे हैं, इधर प्रशांत महासागर है, इधर आपका आर्कटिक महासागर है और ये क्या आपका जुड़ा हुआ है, यही आपको देखना है। तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप सभी देख रहे हैं। तो जब आपको ये PDF मिल जाएगी, इसको आप आसानी से ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा। अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बातें क्या बोली जा रही है, तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है समुद्र तल से 8,848 8848, याद रखिए 8848, इसको याद करिए, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितनी ऊंची है? 8848। ठीक है, 8848 याद रखेंगे। विश्व का सबसे गहरा भाग, सबसे गहरा तल कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर में ही मैरियाना ट्रेंच है, मैरियाना गर्त। ठीक है, मैरियाना गर्त यानी मैरियाना ट्रेंच जो है ये आपका प्रशांत महासागर में है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया आपके एग्ज़ाम में कि विश्व का सबसे गहरा भाग कहाँ पर है, तो कौन से महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। और कौन सा वो ट्रेंच है या फिर कौन सा वो गर्त है? तो मैरियाना गर्त है। दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी गहराई कितनी है? 11,022, 11,022 याद करेंगे। 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे ना अगर आप, तो आपको याद हो जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, क्या आपने कभी कल्पना किया है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से कितनी अधिक हो सकती है? तो ये सभी बच्चों के लिए आप पूछ सकते हैं जब भी आप पढ़ाएंगे तब। अब यहाँ पे देखिए, कुछ आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताया गया है जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ऐसे क्रॉस करके यहाँ पे आप नोट बना के लिखेंगे, या आप जैसे भी आप लिखना चाहिए अपनी क्रिएटिविटी से। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपको हाईलाइट भी रखना है इसको। तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेजनिंग नोर्गे शेरपा, ये दोनों जो हैं 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। ये जो 4 व्यक्ति के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इन चारों का नाम आपको लिखना है, डेट लिखना है। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते थे वो लिखना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाता है। अभी हमने यहाँ पे भूमंडल देख लिया, अब हम देखेंगे यहाँ पे महाद्वीप के बारे में समझेंगे। तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने आंसर कर दिया होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। ये 7 महाद्वीप याद रखेंगे। जो आप सुनते हैं ना, तो ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक आपको याद रहता है, तो आपको वैसे ही बस याद रखना है। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, ये 7 आपके महाद्वीप होते हैं। ये 7 के नाम आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। विश्व के मानचित्र को जब आपने देखा तो वहाँ पे इस प्रकार से आपका दिया हुआ था, ये मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो भाग था वो आपका उत्तरी गोलार्ध में था। उत्तरी गोलार्ध में कौन था? देखिए, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा भूभाग आपका एशिया दिख रहा है, सबसे बड़ा भाग है देखिए। और ये आपको पता है ये विषुवत वृत्त है। इस प्रकार से आपका आप जो है यहाँ पे अगर इसका दिशा आप देखते हैं, आपको पता है कि इधर आपका नॉर्थ है, इधर आपका साउथ है, इधर आपका ईस्ट है
और इधर आपका वेस्ट है। तो आपका ये नॉर्थ ईस्ट है, आप देख रहे हैं ये भाग आपका कहाँ आता है, नॉर्थ ईस्ट में आता है, इसके बीच में। ये भी हम लॉजिक पढ़ चुके हैं पहले ही, दिशा वगैरह हम कहाँ से देखते हैं, कैसे देखते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर एक भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर चैप्टर से एक रिलेशन जुड़ा हुआ होता है और आप समझ पाएंगे, आपका समझ विकसित होगा। तो बस आपको एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। देखिए ये चीज़ें आपको पता ही थी मैंने, तो आप उत्तरी गोलार्ध में है, यह आपको समझ में आ गया, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल पूछेगा तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट करेंगे। अच्छा, कैसे आपको नोट करना है, तो एशिया आप पहले लिखेंगे ना, एशिया लिखेंगे तो इससे संबंधित जितने भी नोट होते हैं वो आप यहाँ पे इस प्रकार से बनाते जाएंगे, छोटा छोटा नोट्स। ज़्यादा लंबा लंबा आपको नहीं लिखना है, जो भी इम्पोर्टेंट है बस इतना ही लिखना है। तो ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप है और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग जो है इसमें फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब देखो, अब आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए उत्तरी गोलार्ध तो था, ऐसे था ना, इस जगह पे था, तो ये उत्तर भी है और पूर्व में भी है, तो ये उत्तर पूर्व है। ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा उस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। ठीक है, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, ये भी आपको नोट करना है। एशिया के पश्चिम में क्या है, कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। ठीक है, एक बाउंड्री बनाता है, चाहे वो नदी बोल, चाहे वो महासागर हो या फिर पर्वत हो, ये एक बाउंड्री लाइन बनाता है। ठीक है, तो यूराल पर्वत क्या करता है, अलग करता है यूरोप से एशिया को। तो आप जब बार बार आप मैप को देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। माइंड मैपिंग अगर आप सीख जाएंगे ना, तो बहुत आसानी से आप कोई भी एग्ज़ाम में, ज्योग्राफी के क्लास में अगर आपका मैपिंग से क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए, तो यहाँ पे ये आपका क्या कहलाता है, यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को हम यूरेशिया कहते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, यूरेशिया हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा, ये आपका यूरोप और ये एशिया, यहाँ पे आपका यूराल पर्वत है इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे आपका यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, और ये दोनों मिला करके आपका कौन सा जगह बनता है, यूरेशिया। ठीक है, समझ में आ गया। एक एक लाइन समझा रही हूँ आपको बहुत अच्छे से, और बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। आगे देखते हैं यूरोप के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। आगे जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ते जाएगा ना, वैसे वैसे आपके डिटेलिंग भी बढ़ती जाएगी। यूरोप जो है ये एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। जब आप मैप को बार बार देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कौन किसके पूर्व में है, कौन किसके उत्तर में है, कौन किसके दक्षिण में है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बनते हैं इस प्रकार से, इसीलिए मैप आपको दिया गया है। मैप को आप बार बार देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैप आपको देखना। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। तो आपने देखा कि आर्कटिक वृत्त जो है इससे होकर के गुजरता है। यूरोप आपको याद रखना है, आर्कटिक वृत्त कहाँ से होकर गुजरता है, यूरोप से होकर गुजरता है, तो इसको भी आप नोट करेंगे। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। आप बार बार मैप को देखेंगे ना तो आप एनालिसिस कर पाएंगे खुद से कि किस प्रकार से यहाँ पे सभी चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए, अफ्रीका की तरफ आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका जो है वो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इंपॉर्टेंट है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। तो कैसे गुजरती है, चलिए आपको दिखाते हैं। अफ्रीका की तरफ आते हैं। अफ्रीका देखिए यहाँ पे आपका है। अब ये देखिए जो आपका विषुवत वृत्त है, आप देख रहे हैं ये वाला विषुवत वृत्त है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है। विषुवत वृत्त जो है ये अफ्रीका देखिए इसको बीचों बीच काट रही है, तो यहाँ पे विषुवत वृत्त होके गुजरती है। जब आप प्रैक्टिकली इसको देख लेंगे ना तो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। और ये आप जानते हैं कि विषुवत वृत्त जो होता है वो 0 डिग्री अक्षांश होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं अक्षांश और देशांतर वाले चैप्टर में, तो ये आपको समझ में आसानी से आ रहा होगा। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है,
अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और चित्र में आप ये देख पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क, विषुवत और मकर ये तीनों रेखाएं गुजरती। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग कलर से इसको हाईलाइट किया है। तो इसको आप नोट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क, विषुवत और मकर ये तीनों ही रेखाएं, आपने पढ़ा है ना अक्षांश देशांतर वाले में कि ये आपका विषुवत वृत्त होता है, इधर आपका कर्क रेखा होता है, इधर आपका मकर रेखा होता है। तो ये तीनों ही लाइन जो है ये अफ्रीका में आपका पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में क्या और इम्पॉर्टेंट है अफ्रीका। तो अफ्रीका टॉपिक दे के आपको ये जो इम्पॉर्टेंट है वो सब आपको नोट करना है छोटा छोटा। ठीक है, बहुत लंबा लंबा नोट नहीं करना है, पूरा का पूरा लाइन नोट नहीं करना है, जो इम्पॉर्टेंट है बस उतना ही नोट करना है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। इम्पॉर्टेंट है, इसको भी नोट करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी है जो नील नदी, ये भी अफ्रीका से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तो बताइए कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत वृत्त किन किन भागों से होकर के गुजरती है। तो ये आप मैप को देख के अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं उत्तर अमेरिका। अफ्रीका में जो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया गया वो सब हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपको सभी बातें समझ में आ रही होंगी आसानी से। उत्तर अमेरिका में देखते हैं विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे हम पनामा संधि कहते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो ये दक्षिण अमेरिका से उत्तर अमेरिका जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? पनामा स्थल संधि से। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार बना है बीपीएससी में, तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, काफ़ी बार बनता है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। आगे देखिए, हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए दक्षिण, ये आपका दक्षिण अमेरिका है और ये आपका उत्तर अमेरिका है। और देखिए छोटी सी पतली सी एक संकरी सी जो टच है, ये आपका जल संधि है, जो स्थल संधि है। स्थल संधि किसे कहते हैं तो वो भी अच्छे से समझ लीजिए। स्थल संधि हम उसे कहते हैं जो स्थल का एक संकरा भाग यानी कि पतला सा एक भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है एक दूसरे से। ठीक है, तो जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्री तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, भारत एवं श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? यहाँ पे जो है आपका, ठीक है, इस जगह पे। तो बताइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कि किसको पता है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या टॉपिक दिया गया है। तो यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है और ये आपको नाम भी बताना है कि कौन कौन से महासागरों से ये घिरा हुआ है। तो इसको आप कैसे पता कर सकते हैं? जो मैप आपको ऊपर दिया गया उसके ज़रिए आप पता कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दक्षिण अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका हमने देख लिया, इसमें आपको जो इम्पॉर्टेंट बातें वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब दक्षिण अमेरिका में क्या बातें कही गई हैं, तो अधिकांश भाग आपका जो है दक्षिणी गोलार्ध में है। अब ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि दक्षिणी गोलार्ध आपका दक्षिण अमेरिका स्थित है। इसके पूर्व में एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको मैप में जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आप विश्व भूगोल को अच्छे से समझ सकते हैं मैप को देख करके। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज पर्वत, ये जो है इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी भी बहती है। नील नदी और अमेजन नदी में कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, सबसे लंबी नदी नील नदी। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसे हम द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका ये बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण ध्रुव क्या होता है?
आपको पता है कि ऐसे हम इसको बनाते हैं। और ये जो साउथ का जो पोल है, पृथ्वी, पूरी पृथ्वी का जो ये ध्रुव वाला इलाका है, हमने पढ़ रखा है इसको बहुत अच्छे से। तो ये जो ध्रुव वाला इलाका होता है बहुत ठंडा होता है, हमने पढ़ा है इसको, ये बर्फ़ जमी रहती है हमेशा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा होता है क्योंकि सूर्य की जो किरणें यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं पड़ती, ऐसे तिरछी पड़ती हुई यहाँ पे आते आते पड़ती भी नहीं है, रोशनी बहुत कम जाती है यहाँ पे प्रकाश इसकी। तो ये सब बातें मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ अगले 6 चैप्टरों में, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जो भी लोग अच्छे से फॉलो कर रहे हैं ना क्लास को, तो समझ लीजिए आपका एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और बहुत ही आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। अब अंटार्कटिका के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह चूंकि दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। यहाँ पे मानव निवास नहीं करते। यहाँ पे क्या होता है, तो बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पे हैं, और भारत का शोध केंद्र यहाँ पे पूछा जाता है। कौन कौन सा है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए जलमंडल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला तो यही पता होना चाहिए कि पृथ्वी को किस नाम से जानते हैं। नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे 71% जो भाग है जल का, तथा 29% भाग स्थल है। तो ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, कितने प्रतिशत जो है जल का भाग है पृथ्वी पर, तो 71% है, और 29% क्या है आपका धरती है, ऐसा समझिए आप, ठीक है, स्थल है। इसके अंदर बहुत कुछ आ जाएगा, पर्वत, पठार, मैदान सब आ जाएगा, ठीक है, बस महासागर को छोड़ के। तो जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां हैं, झीलें हैं, हिम नदियां हैं, भूमिगत जल है, तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फिर से स्टार मार्क कर रही हूँ, इसको आप नोट करेंगे। 97% जो है महासागर में ही पानी पाया जाता है, और ये इतना खारा होता है कि आप इसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको ब्लॉक्स के ज़रिए बच्चे को बताने के लिए यहाँ पे दिया गया है, ब्लॉक्स हैं, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे देखिए बताया गया है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ब्लॉक्स को गिन करके बच्चा बता सकता है, कि काउंट करके बच्चे बता सकते हैं कि कौन सा एरिया सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो ये कितना इजी है ना, कितना आसान तरीके से बच्चे को ये बताना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जॉइंट है पनावा संधि से, है ना, ये सब भी आपको यहाँ पे दिया गया है कि देखिए ये उत्तर अमेरिका है, ये जो जॉइंट है दक्षिण अमेरिका से, और ये इस प्रकार से कुछ बना हुआ है। ये पूरा आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। इसको काउंट करके भी आप याद रख सकते हैं, ऐसे भी आपको यहाँ दिया गया है तो आप याद रख लेंगे आसानी से। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे, तो मानव के प्रयोग में नहीं है वो खारा पानी। तो शेष जल जो है बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों और हिम नदों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत ही कम भाग जो है वो अलवण रूप से पाया जाता है, जो मनुष्य उसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो यही कारण है कि नीला ग्रह होने के बावजूद भी पानी की कमी हमें महसूस होती है, क्योंकि सारा जो है सारा लवणीय जल है, महासागरों में है जो पाया जाता है, और बाकी जो बचे हैं कुछ वो आपके हिमनद हैं जो कि बर्फ़ बन चुके हैं, और बाकी कुछ लगभग 1% है जो पानी हम यूज़ करते हैं। तो सोचिए कि कितना पानी हम यूज़ करते हैं, कितना पानी है। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, ये 3 जो है ये प्रमुख गतियां हैं जो महासागरीय जल की होती है। बड़े से छोटे आकार में क्रमशः यहाँ पे महासागर दिए गए हैं, जो 5 महासागर हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर, उसके बाद है अटलांटिक, उसके बाद है हिंद महासागर, उसके बाद है दक्षिणी महासागर, उसके बाद है आर्कटिक महासागर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर, इसको इसी क्रम में आपको याद करना है। तो जब भी रिवीजन करने बैठिए तो 1 2 बार 3 बार 4 बार उसको अच्छे से बोलेंगे ना, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको पहले ही बताया गया है कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ये किस आकार का है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, वृत्ताकार है।
एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चित्र में आप देखिए आपको समझ में आएगा। आगे देखते हैं अटलांटिक महासागर। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर का आकार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में ये प्रश्न आपके बने हैं, तो इसको ज़रूर आप नोट करेंगे। देखिए आपका क्लास 6 का कितना इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। ये देखिए स्टेटमेंट में आपका पूछा जाता है अटलांटिक महासागर से, ठीक है, तो बिल्कुल भी इसको आप स्किप नहीं करेंगे। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर है। छोटे छोटे पॉइंट बना के ज़रूर नोट कीजिएगा, ये सारे एग्जाम में आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। हिंद महासागर के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी कि भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर त्रिभुजाकार है, ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, तो इसको आप नोट करेंगे। यह इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, इसको भी नोट करेंगे, ठीक है। वह हालांकि ये सभी क्वेश्चन के आंसर आप मैप के ज़रिए दे सकते हैं, तो मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार उसको देखिएगा। पॉसिबल हो तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने रूम में ज़रूर रखा कीजिए। इंडिया का मैप, वर्ल्ड मैप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरा हुआ है और यह अंटार्कटिका महाद्वीप उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करेंगे। अब आर्कटिक महासागर की तरफ चलते हैं, तो यह उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये बेरिंग जल संधि काफ़ी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ये प्रशांत महासागर से जो पतले से संकरे भाग से ये जुड़ के आर्कटिक महासागर है, तो ये बेरिंग जल संधि यहीं पे स्थित है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया में घिरा हुआ है। यूरेशिया आपको बता चुके हैं, यूरोप और एशिया का सम्मिलित जगह जो है वही आपका एरिया यूरेशिया कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे आपके कुछ वायुमंडल के बारे में दिए गए हैं जहाँ से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये हम जो है पांचों यहाँ पे देखने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं वायुमंडल। देखिए एक क्लास में कितना कुछ आपने पढ़ लिया, कितनी सारी जानकारी आपको मिल गई। आप ऐसे नॉर्मली कोई भी चैप्टर को पढ़ने जाते हैं तो एक चैप्टर में आपको 5 से 6 दिन लग जाते हैं, लेकिन इतनी ज़रूरत है ही नहीं आपको। आप बुक को पढ़ के आसानी से उन सभी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। वायुमंडल में देखिए हमारी पृथ्वी जो है वो चारों ओर से गैस की एक परत के द्वारा घिरी हुई है, आपको ये बता दिए हैं पहले ही, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। तो वायुमंडल जो है वो कितना किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, तो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। वो 5 परत कौन कौन से हैं, तो पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ये क्रम भी पूछा जाता है, तो इसको इसी प्रकार से आपको नोट करना है। अब देखिए वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ और शुष्क हवा का 99% भाग है। मतलब आयतन के अनुसार अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा है 78%, ऑक्सीजन कितना है 21%। ये आपका सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। दूसरी और भी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन इत्यादि जो है इसकी मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, किस लिए कौन सा आवश्यक है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन जो है वो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है मात्रा में, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल इसको आप नोट करेंगे। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है
ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, हवा जो तेज़ी के साथ है वह घटते जाता है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर नोट करना है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल का जो घनत्व है उसमें बहुत ही चेंजेस आता है, क्योंकि यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? समुद्री तल पर होता है। इसको नोट करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी के साथ घटता जाता है। घनत्व क्या होता है? घटता जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। तो ये आप जानते ही होंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान हमारा क्या होता है? घटता जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है और काफ़ी बार लोग कंफ्यूज भी होते हैं। तापमान घटता है कि तापमान बढ़ता है, समान हो जाता है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो आपने तो एनसीईआरटी पढ़ा है ना, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। जो वायुमंडल क्या करता है? पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है और जबकि कुछ क्षेत्रों पर हमें कम दाब महसूस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु कैसे बहती है? उच्च दाब से निम्न दाब। ये क्वेश्चन आपका कितनी बार घुमा घुमा के पूछा है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होना ही नहीं है। आपको डॉट डालना है अपने नोट्स में और लिखना है इसको। वायु दाब जो है, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं, ब्रीज कहते हैं इंग्लिश में, आपको पता होगा, ये तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जीवमंडल। जीवमंडल क्या है? तो जीवमंडल स्थल है, जल हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ पे जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से लेकर के स्तनधारी का आकार में भी पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया गया है, जिसको आप आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। और साइंस में तो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, चैप्टर है पूरा इसको लेकर के, जंतु जगत और पादप जगत का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़ें आपके लिए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। डजेंट मैटर आप साइंस के हैं या फिर आप एसएसटी के हैं या फिर लैंग्वेज के हैं, डजेंट मैटर। तो जीके में आपके ये सभी कॉमन क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, देखिए उदाहरण बड़ा अच्छा इसमें दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आए। लकड़ी तथा अभी आप कुछ भी लिखिएगा मत, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं भी यहाँ पे अपना एक बहुत ही बहुमूल्य समय आपको दे रही हूँ और मेहनत लगती इतना बोलने में। और यहाँ पे देखिए, सिर्फ़ और सिर्फ सुनिए। मैं चाहती हूँ कि आपका कुछ भला हो जाए, तो आपको सिर्फ अभी सुनना है, चीज़ों को समझना है, क्योंकि सुनने से देखिए, कहानी आप सुनते हैं ना तो काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहती है। मैं भी बिल्कुल उसी तरह आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। कुछ हम यहाँ पे पढ़ा नहीं रहे, डिस्कस कर रहे हैं और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आते जाएगा। लिखेंगे आप इसका नोट्स लेकर के, इसका जो पीडीएफ है उससे आप लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोबारा आपको देना बहुत समय ज़रूरी है। नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं देंगे ना तो फिर ये बिल्कुल आज पढ़ा आपने, 2 दिन बाद ही आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो इसीलिए आपको इसको लिखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट है। मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो बिल्कुल सफल होंगे। और यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, देखिए इतना बोलते हैं कि शब्द ही कम पड़ जाता है। तो हाँ, जो आलसी है ना उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है। आलसी लोग जो हैं वो दूर ही रहें वीडियो से, है ना, ताकि जो मैं टाइम दे रही हूँ वो एक सही जगह पहुँचना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण क्या दिया है। तो लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। अब क्या है, अब देखिए लकड़ी और खेती, अगर हम वनों को काटने लगेंगे तो जो मिट्टी है वो क्या होगा, उसका कटाव होने लगेगा, पानी, बाढ़ वगैरह आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों
गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने की वजह से क्या हो रहा है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। आप देख रहे गर्मी दिनों दिन बढ़ रही है और उद्योग जो है होता है या फिर गाड़ियों में जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, वायु है, जो प्रदूषित वायु होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, CO2 बढ़ रहा है और इससे तापमान में इसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन कहते हैं। यही सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। आप ऐसे आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा भूतापन, तो आपको समझ में नहीं आएगा भूमंडलीय तापन क्या होता है। तो इसीलिए आपको NCERT पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों की सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था आज का। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाता है और एक एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर आप नोट बनाएंगे। और कैसा लगा क्लास मुझे ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्लासेस कैसे लगते हैं, समझ में आते हैं या नहीं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, ये 5 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालिएगा। ठीक है, अगर हो सके तो फिलिंग द ब्लैंक्स भी, नहीं हो सकता है तो कम से कम MCQ वाले क्वेश्चंस आपके ज़रूर होने चाहिए। कौन सा है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है, यहाँ पे आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है, ये भी आपका पूछ सकता है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, ये भी पूछ सकता है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना, आपको खुद में पता चलेगा कि हाँ आपने जो पढ़ा उसमें आप ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर इसके आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं और वहाँ से आप नोट्स इसको बना सकते हैं। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।